नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच के आज के अंक में। मैं हूं चारू कार्तिकेय। लोकमंच में आज बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस की। बीते कुछ दिनों में आपने सुर्खियों में देखा होगा, आंध्र प्रदेश काफी सुर्खियों में रहा क्योंकि वहां से खबरें आई 45 दिनों में 30 किसानों की आत्महत्या की, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के ऋण के तले दबे हुए थे। और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश सरकार का बहुत कड़ा रुख हमने देखा। फिर उन्होंने एक ऑर्डिनेंस भी निकाला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए, जिससे कि कुल मिलाकर चर्चा शुरू हुई कि एक बहुत सुहानी तस्वीर जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की जो भारत में देखी जा रही थी, वो एक सुहाना सपना था। उस सपने में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आई है, कहीं ना कहीं शायद कुछ गड़बड़ हो गया। तो रेगुलेशन की शायद जरूरत है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में। आज लोकमंच में यही जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की जो कहानी है उस शुरुआत तो हुई, लेकिन कहां बीच में गड़बड़ हो गई माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की कहानी, और इसके अलावा भविष्य में किस किस तरह की रेगुलेशंस की जो बहस की जा रही है, रेगुलेशंस की जरूरत है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, वो बहस कितनी सार्थक है भविष्य में, आने वाले भविष्य में और हमारी आर्थिक व्यवस्था के मद्देनजर। और इस विषय पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सुनीता शर्मा, आप चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुलक्ष्मी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच में। आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ एक और अतिथि होंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीक्षक परंजय गुहा ठाकुरता होंगे। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की कहानी में भारत में कहां क्या गड़बड़ हो गई। सुनीता जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की भारत में किस तरह की यात्रा रही, इस पर थोड़ा बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले एक मूलभूत सवाल ही हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए है, क्या माइक्रो फाइनेंस और किस किस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में? जब गरीब लोगों को छोटे छोटे मात्रा में ऋण दिया जाता है, यानी कि 50,000 से नीचे ये 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह के छोटे छोटे साइजेस में जब गरीबों को लोन दिया जाता है तो उसको हम माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। तो इसका एक मॉडल डेवलप्ड है जिसमें कि हम एक तो मतलब ग्रामीण मॉडल है जो कि बांग्लादेश से आया है। इसमें ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप एक बनता है, उसमें एक दूसरे की लायबिलिटी लेती हैं, मुख्यतः महिलाओं को ये लोन मिलते हैं। फिर दूसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, तो इसमें एक दूसरे की हेल्प करके किसी वेंचर को वो खड़ा करती हैं महिलाएं और उनको लोन दिया जाता है। तो उन सब के लोन का साइज बराबर रखा जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया देख लिया और वहां की हैसियत देख ली कि वो कितना मतलब पैसा लेकर आसानी से वापस कर पाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उनको लोन दिया जाता है। तो छोटे छोटा साइज होता है, इसलिए इसको माइक्रो कहा जाता है, लघु ऋण इसको। जी, लघु ऋण आपने बताया कि एक कलेक्टिव एक लायबिलिटी होती है, तो 4-5 जनरली समूहों में ही ये दिया जाता है। तो इसके पीछे मंशा रहती है कि शायद इनके बीच में ही खींचतान रहेगी कि जल्दी से जल्दी ऋण को चुकाया जाए ताकि फिर आगे बढ़ा जाए। नहीं, खींचतान की बिल्कुल मंशा नहीं रहती। असल में ये एक तरह से सिक्योरिटी है। जैसे कि हमारा देश अच्छे तरीके से वाकिफ है कि जब कॉर्पोरेट लोन्स जाते हैं तो या तो प्रोजेक्ट को मॉर्गेज किया जाता है या कोई एसेट को मॉर्गेज किया जाता है, गिरवी रखा जाता है बैंक के पास, तो बैंक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि मेरा पैसा इस तरीके से वापस आएगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने जो एक मॉडल डेवलप किया कि अगर हम एक दूसरे की जिम्मेदारी ले सकते हैं, उसका उद्देश्य खींचतान करना नहीं है और ना किसी को परेशान करना है, कि एक जिम्मेदारी का एहसास है। लायबिलिटी है, मतलब गारंटी नहीं होती है मोटे तौर से कि मैं गारंटी लेती हूँ कि इसका पेमेंट किया ही जाएगा। एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। समूह में रहेंगे तो जिम्मेदारी का एहसास ज्यादा रहेगा, एक दूसरे को एहसास दिला पाएंगे, ना कि व्यक्तिगत। और वैसे भी आस पड़ोस में रहते हैं तो वो देखते रहते हैं किसी का फिजूल खर्चा हो रहा है तो, और इधर से पेमेंट करने का वक्त आ रहा है और जल्दी जल्दी कर दे, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए एक स्पेशल मॉडल होता है। जैसे हम लोग हैं 50 हफ्ते का लोन देते हैं, तो 50 किस्तों में थोड़ा थोड़ा, यानी कि एक ही रकम को आपने 50 छोटी छोटी किस्तों में वापस करना होता है। तो जल्दी की और देरी की कोई इसमें सवाल नहीं होती है। इसमें कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी कोलैटरल नहीं होता? नहीं, एक दूसरे की लायबिलिटी ही हमारी सिक्योरिटी है, वही सिक्योरिटी है, वही कोलैटरल है। हाँ जी। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर पर जो आजकल इल्जाम लग रहा है बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स का, 8%, 10% से बात शुरू हुई थी, लेकिन अब बात चल रही है कि भारत में 30 से 34% के बीच में भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरें लगा रहे हैं। और विश्व में तो बल्कि 60% मैक्सिमम में, ये भी कहा जाता है कि मेक्सिको में शायद 80% तक भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ब्याज दरें लगा रहे हैं। इतनी ऊंची ब्याज दरें क्यों होती है माइक्रो फाइनेंस के मॉडल में?
असल में ऑपरेशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती हैं कि अगर हमारे यहाँ की डोर स्टेप सर्विस है, जो एक गरीब किसान है या गरीब महिला है उसके घर तक हम लोग जाते हैं। पहले उस एरिया का सर्वे करना, उस कस्टमर बेस को आइडेंटिफाई करना, फिर उनको तैयार करना कि आप एक ग्रुप बन जाइए, उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझाना और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाना, और फिर धीरे धीरे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। फिर टेस्ट होता है कि ग्रुप वो क्वालिफाई होता है कि नहीं होता है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है कि ये रीपेमेंट कर पाएंगे कि नहीं, पूरे परिवार की इनकम को क्लब करके हम लोग उसका चेक करते हैं। तो ऑपरेशन की कॉस्ट आती है, चाहे वो ट्रैवलिंग की कॉस्ट है, चाहे कम्युनिकेशन की कॉस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन की है, या स्टाफ की कॉस्ट है, ऑफिस की कॉस्ट है, कुछ तो कॉस्ट होती है। फिर भी मैं यही समझती हूँ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर हाल में कंट्रोल में ही रहना चाहिए। बाकी दूसरे मुल्क 80% लें या 800% लें, हमें अच्छे एग्जाम्पल्स की तरफ जाना है। अगर कहीं दूसरे देशों में एग्जाम्पल नहीं तो हमें एग्जाम्पल सेट करने हैं। तो खराब चीजों को कॉपी करना कोई अच्छी बात तो है नहीं, हम अच्छी चीजें अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं। और जो बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़ी MFIs हैं, वो उन्होंने बड़ी तेजी से रेट डाउन किए हैं। जो छोटी हैं, इमर्जिंग हैं और थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट की जो खर्चे ज्यादा हैं, तो उनको वो धीरे धीरे जैसे फेज्ड मैनर में वो कम कर रही हैं। तो उनकी जो फ्यूचर की प्रोजेक्शंस हैं उनमें दिखाई दे रहा है कि घटते घटते वो 24% 22% तक भी ला रही हैं, जो अच्छे MFIs हैं। चलिए, तो अच्छे MFIs भी हैं वैश्विक तौर पर अगर हम देखें, जो कि धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट नीचे ला रहे हैं माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर, लघु ऋण के कॉन्सेप्ट पर। और इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक श्री परंजय गुहाटोकर। परंजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच में। परंजय, अभी तक हमने चर्चा की, डॉक्टर सुनीता जी हमारे साथ हैं, इन्होंने हमें बताया कि माइक्रो फाइनेंस बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है और किस किस तरह से ये ऑपरेट करता है, क्या क्या इसके मैकेनिज्म्स हैं। पिछले कुछ दिनों हमने देखा है काफी विवाद में रहा, तो एक बहुत जो सुहानी जो तस्वीर शुरू हुई थी, जो कि जिसका कि पूरी दुनिया का ध्यान गया था शायद, जब मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक को नोबेल पीस प्राइज मिला था इतने एक नोवेल कॉन्सेप्ट के लिए। वहां से लेकर हम यहां तक पहुंच गए हैं जब इस कॉन्सेप्ट को ब्लेम किया जा रहा है किसानों की आत्महत्या के लिए और इस पर रेगुलेशन की बातचीत हो रही है। कहां फंस गया ये, किस तरह के विवादों में फंस गया ये सेक्टर? देखिए, हर समय आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, और ये खुद मोहम्मद यूनुस ने खुद मानता है जी। अगर आपका जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो बैंक्स है, ये राष्ट्रीय या सरकारी बैंक या निजी बैंक कोई भी, अगर हर ग्रामीण इलाका में हर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के पास अगर पहुंच जाते, अगर उनको ऋण देने के लिए तैयार थे, अगर उनको बिना कोलैटरल में ऋण देने के लिए तैयार थे, तो इनकी जरूरत नहीं, तो MFI का जरूरत भी नहीं था जी। मगर असली कारण ये है कि हर देश में, सिर्फ भारतवर्ष और बांग्लादेश नहीं, अमेरिका में भी, ऐसे विकसित देश में भी ऐसा है कि बहुत सारे बैंक्स हैं, वो जो गरीब के पास जो बैंक में जाने के लिए डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि बैंक उनको लिए कागज वो निरक्षर है, उनको लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं थे? इसीलिए कि बैंक उनसे पूछेंगे कि आप हमें क्या देंगे, मॉर्गेज क्या देंगे, कोलैटरल क्या देंगे, आपको हम ऋण देंगे तो हमें इसका क्या गारंटी है कि आप ब्याज दर के साथ हमें ये पैसा वापस देंगे जी। तो गरीब लोग को ऋण देना, बहुत सारे बड़े बड़े जो बैंकर हैं और बैंक्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो नहीं देने के लिए तैयार है। इसीलिए मोहम्मद यूनुस बहुत सारे देशों में देखा कि छोटे छोटे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहते हैं कि महिलाओं के एक ऑर्गेनाइजेशन ये आ रहे ग्रामीण इलाका में, जहाँ पे महिला कुछ छोटा मोटा कारोबार शुरू कर देते हैं, कोई व्यापार शुरू कर देते हैं इनके लिए जी। तो ये है कॉन्सेप्चुअली, इसीलिए MFIs या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में शुरू हुई थी। मगर इसका छोटे छोटे संस्थाएं छोटे छोटे ऋण दे रहे हैं, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 5000, किसी को 10,000। तो ये ऋण देने में भी खर्चा होता है, लोगों को पहुंचना है जी। बहुत दूर जाना पड़ता है, ऐसा इलाका में जाना पड़ता है, ग्रामीण इलाका में जहाँ सड़क नहीं है जी। तो ऋण देने में भी खर्चा बहुत हो जाता है, तो इसीलिए इनका ब्याज दर भी काफी बढ़ जाता है। तो मुश्किल क्या हुआ कि अगर समझ लीजिए भारतवर्ष में कृषि क्षेत्र के लिए आज राष्ट्रीय बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7% में आपको ऋण देने के लिए तैयार है, मगर एक MFI अगर वही ऋण देने के लिए 30 या 40% देने के लिए
तो लोग कह रहे हैं कि ये क्या बात है, आपका महाजन से क्या फर्क है, महाजन भी इसी तरह की इसी तरह 30, 40, 50% ऋण में ब्याज दर रखते हैं। तो आप कैसे आप गरीब लोग को सहायता दे रहे हैं, क्यों इनको कह रहे हैं? तो क्या हुआ, किसी किसी इलाके में जहां आंध्र प्रदेश का बात हो रहा है, जहां पे एक ऑर्डिनेंस भी वहां का राज्य सरकार ने किया, आप देख रहे हैं कि एक है ये ब्याज दर का एक विवादित एक विषय है। दूसरा बात है कि जब आप वापस ले रहे जो पैसा आपने उधार दिया किसी को, अब किस तरीका से आप वापस ले रहे हैं? क्या आप वैध तरीकों से ले रहे हैं या आप मसल पावर का उपयोग कर रहे हैं? दुख का बात है जी, मैं नहीं कहना चाहता कि हर एमएफआईज ऐसे कर रहे हैं, मगर ऐसे 2, 3 या 4, 5 एमएफआईज हैं जो सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट ने मुनाफा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये समाज सेवा नहीं कर रहे, मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं। और ये बड़े बड़े कुछ बैंक्सों के सबसे वर्स्ट प्रैक्टिस जो है, जो आप कैसे गुंडा लोग मसलमैन को ये बड़े बड़े बैंक्स के भी वो प्रोसेस में ये देखा गया, वो लोग लाते हैं। सुनील जी, आपको यहाँ चर्चा में लाना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश से बेसिकली ये खबरें निकली, उसके बाद फिर इतना इसका प्रसार हुआ, लेकिन इसी बीच में हमने एक ग्रोथ स्टोरी भी देखी थी एसकेएस माइक्रो फाइनेंस की, जो कि उन्होंने अपना आईपीओ निकाला और फिर अब पहली माइक्रो फाइनेंस कंपनी बन गई है टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। क्या ये जो बुरी तस्वीर जो आंध्र प्रदेश में जो नजर आ रही है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की, आपको लगता है ये लगभग पूरे भारत में ज्यादा तौर पर इसी तरह की तस्वीर है? बहुत कड़ी ब्याज दरें हैं जिसके बोझ के तहत गरीब लोग दबते चले जा रहे हैं, या ये एक छोटी स्टोरी है, ये सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा है पूरी तस्वीर का, बड़ा हिस्सा और भी अच्छा है? नहीं, बड़ा हिस्सा आपने जनती बात कही, बहुत ज्यादा अच्छा है। असल में अभी कुछ दिन पहले के अखबार में आया था, मीमो फाइनेंस के चेयरमैन ने लिखा था कि 10% प्रतिदिन, पूरे दिन नहीं, आधे दिन के हिसाब से भी लोग ब्याज दर देते हैं, यानी कि 1 साल का 3000% भी इस देश में ब्याज चलता है। लेकिन वो फिर पीरियड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ एक दिन का होता है। वो एक दिन का होता है, लेकिन जो जितना आप रिमोट में जाएंगे वहां आप देखेंगे कि 600%, 700% के भी आपको उदाहरण मिलेंगे। तो इस देश में बहुत बहुत ब्याज दर लेने की आदत है। अगर हम साहूकार की भी चर्चा करें तो साहूकार एक चीज के बदले 10 गुना खुद को सिक्योर करता है, उसकी भी हमें साथ में चर्चा कर लेनी चाहिए। वो कितना डरा कर और कितना ज्यादा मतलब उनको शर्मिंदा करके देता है। मैं आपको अपने ही घर का एक उदाहरण देना चाहती हूँ। हमारे घर में पिछले 2.5 साल से एक महिला है नीलू नाम की, वो आती है किसी भी काम के लिए हर सेकंड तैयार है, कुछ भी उससे काम करवा लो। वो आती जा रही है, 2.5 साल से काम करती है। हमें जब भी इमरजेंसी होती है, कोई भी मौका होता है, उसको बुलाते हैं, वो आती है और इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था रखती है। लेकिन अभी उसने 2 हफ्ते पहले ही एक बात बताई कि जानते हैं मैडम, मैंने आपको कैसे ढूंढा। मैंने कहा बताओ कैसे ढूंढा। कहती है कि हमारे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई हम ना फाइनेंस देते हैं, उधार देते हैं, आप हमसे ले लीजिए। तो हम लोगों का अनुभव बहुत ज्यादा खट्टा था कि बहुत शर्मिंदा करते हैं और मतलब बहुत जलील करके पैसा देते हैं और 10 गुना ज्यादा यहाँ से सामान उठा उठा कर लेकर जाते हैं, कहीं भी खड़े होकर गाली देते हैं। तो उधार से डर लगता है, लेकिन हमें पैसे की सख्त जरूरत थी, तो डरते डरते हमने हाँ कहा, ये सोचते हुए कि शायद नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पता नहीं बाद में कितनी सख्तियां होंगी। तो फिर जब इतने प्यार से आए, हमें समझाया, हमसे कुछ भी गिरवी नहीं लिया, इतनी छोटी छोटी किस्तों में पैसा वापस लिया, तो मैं हैरान हो गई कि इतना प्यार, इतना स्नेह और पैसा इतनी छोटी किस्तों में, इतने छोटे ब्याज पर, क्या इसी दुनिया में ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा संभव है? तो कहती फिर मैंने ढूंढना शुरू किया, वो कौन लोग हैं जो इतने प्यार से पैसा देकर जाते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं। हमारा पूरा 1 हफ्ते का कोर्स चलता है जिसमें अच्छे से ट्रेनिंग भी हम देते हैं और वापसी कैसे करनी है, एक दूसरे से प्यार करना, ये पैसा लेना, उसका इस्तेमाल करना, आपस में विश्वास करना। ग्रामीणों के लिए कोर्स होता है, ग्रामीणों या जो भी हमारे बोरवर्स हैं। अच्छा। तो कहते हैं फिर ढूंढते ढूंढते मेरे को आपका घर मिल गया, तो मैंने सोचा कि मेरा जीवन आज से आपके लिए समर्पित है। ये नहीं कि आपने मुझे लोन दिया है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आपका जो ये विश्वास है, ये जो प्यार है, ये जो सहयोग है, हजारों लोगों में फैलता चला जाए। मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है, मैं कितना भी बेहतर आपके लिए कर सकूं। तो ये भी इस तरह के भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि लोग सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुसाइड के भी केसेस होते हैं। वो एक ना लंबी